तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाओ उस फिल्म एक्ट्रेस की जो पिछले 3 महीनों में 27 यानी कि 27 बार इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ती है और उस दुबई में जाती है जिस दुबई में ना उसका कोई बिजनेस है, ना वहाँ कोई उसकी रिलेटिव रहते हैं, ना दोस्त है, ना फैमिली है। और बार बार इंटरनेशनल ट्रैवल करने पर कैसे शक होता है और फिर कैसे एक राज फाश होता है, कैसे एक डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे आप कह सकते हैं कि स्टेट का सबसे बड़ा टॉप बॉस पुलिस का, उनकी बेटी, और फिर कैसे उन डीजीपी साहब का भी एक अतीत, एक पुरानी कहानी है। तो वो सारी कहानी आप तक लाऊं उससे पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी अचानक सामने आई है, वो आपको बताता हूँ। हुआ ये कि लास्ट वीक दिल्ली के पड़ोस में गाजियाबाद है, अच्छा खासा बड़ा शहर है। तो गाजियाबाद के एसएसपी यानी सीनियर सुपरिंटेंडेंट पुलिस के दफ्तर में एक लेटर आता है। ये लेटर सल्तनत ऑफ ओमान जो एक खाड़ी में देश है गल्फ में, वहां से था। और वो यहाँ जो न्यू दिल्ली में एम्बेसी है वहां से आया। उस लेटर में ये लिखा था कि सल्तनत ऑफ ओमान के नई दिल्ली में हाई कमिश्नर मिस्टर KS राणा ये एक प्राइवेट विजिट पर गाजियाबाद आएंगे। तो प्रोटोकॉल के तहत इनको सिक्योरिटी और VIP ट्रीटमेंट दिया जाए। आमतौर पर जब किसी भी देश के हाई कमिश्नर या एम्बेसडर कहीं जाते हैं तो बाकायदा उनके लिए रेड कारपेट बिछा होता है, वहाँ की पुलिस उनको फॉलो करती है, प्रोटेक्शन देती है, सिक्योरिटी देती है। तो ऐसा बहुत होता है अक्सर, और दिल्ली के आसपास में है गाजियाबाद और ऐसे जितने भी, तो बहुत सारे बार बार आते हैं इस तरह के लेटर। पुलिस वाले उन्हें सिक्योरिटी भी दे देते हैं। दिल्ली की बॉर्डर जैसी खत्म होती है, गाजियाबाद की सीमा शुरू होती है, वहाँ से फिर उनके पुलिस वालों का काफिला उनके साथ लग जाता है और जहाँ भी जाना होता है वो उनके साथ साथ रहते हैं। तो क्या होता है, उससे थोड़ा भौकाल होता है। आगे पीछे गाड़ियाँ चल रही हैं, बीच में आप बैठे हुए हैं, तो जो गुजर रहे हैं लोग भी देख के समझ रहे हैं कोई VVIP जा रहा है। तो इनका भी लेटर आया। लेटर के बाद जो बाकी के पुलिस अफसर से उन्होंने कहा ठीक है, ये टाइम है, ये डेट है, तो इनको भी हम सिक्योरिटी देते हैं, इनका ध्यान रखेंगे। अब चूंकि एक देश की एम्बेसी का मामला था, हाई कमिश्नर के, तो टॉप बॉस तक भी ये बात जानी थी। तो SSP साहब तक भी वो लेटर भेजा गया कि साहब ऐसे ऐसे आ रहे हैं हाई कमिश्नर साहब। अब SSP साहब एक IPS अफसर है। इंडिया के जो सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है UPSC, सिविल सर्विसेज एग्जाम, जो पास करते हैं वही IAS या IPS बनते हैं, या IRS बनते हैं, या IFS बनते हैं। तो उन्होंने भी IPS क्लियर कर रखा है, अच्छी खासी उनको भी जानकारी है। उन्होंने वो लेटर पढ़ा, लेटर पढ़ने के बाद रखा, फिर अचानक कुछ याद आया, उन्होंने दोबारा लेटर पढ़ा। जब दोबारा लेटर पढ़ा तो सिर्फ 2 चीज़ों पर उनकी नज़र गई, और इन 2 चीज़ों के बाद उन्होंने फौरन अपने जूनियर को फ़ोन किया और बुलाया और कहा ये जो हाई कमिश्नर साहब आ रहे हैं इनके पास आप ही जाओ, और जब ये आ जाए तो इनको लेकर आओ। उन्होंने कहा ठीक है, पर समझ में नहीं आया क्या बात है भाई। अब तय वक्त पर हाई कमिश्नर साहब दिल्ली से ओमान के जो है मिस्टर KS राणा गाजियाबाद पहुंचते हैं। गाजियाबाद की सरहद में दाखिल होते ही उनको प्रोटोकॉल के तहत आगे पीछे पुलिस की गाड़ी, लेकिन गाड़ी उन्हें उनकी मंजिल पर ले जाने की बजाय जहां जाने के लिए वो आए थे, जो लेटर आया था, सीधे SSP साहब के दफ्तर ले जाया जाता है। पहले उन्हें लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही खातिरदारी कर रहे हैं, मेहमान नवाजी, कि पुलिस के कप्तान भी मिलना चाहते हैं। अभी तक उन्हें हवा भी नहीं कि क्या होने वाला है। अब वो वहाँ पहुँचे SSP साहब के कमरे में, बाकायदा इज्जत से उनको बिठाया गया। बिठाने के बाद अब उनसे पूछा गया, जी हाई कमिश्नर साहब, तो आपका कैसे आना हुआ? तो उन्होंने कहा मैं एक प्राइवेट विजिट पे आया हूँ, यहाँ एक जगह का नाम बताया, वहाँ जा रहे हैं, कुछ जानने वाले रहते हैं। इसके बाद उनसे सवाल जवाब शुरू हुआ। थोड़ी देर के बाद हाई कमिश्नर साहब के पसीने छूट गए, और अगले कुछ मिनटों के बाद जो अपनी मर्सिडीज में वहाँ पहुँचे थे, आगे पीछे पुलिस वालों की गाड़ियाँ थी, वही पुलिस वाले अब उनका हाथ पकड़कर हवालात की तरफ ले जा रहे थे। इसके बाद फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और अब वो जेल में। तो साहब ये हाई कमिश्नर थे कौन, और वो क्या ऐसी 2 चीज़ थी उस लेटर में जो एक SSP साहब ने पकड़ लिया और सच्चाई सामने आ गई। तो हुआ ये कि जब वो लेटर आया कि इनको प्रोटोकॉल के तहत सिक्योरिटी दी जाए क्योंकि गाजियाबाद आ रहे हैं, ओमान के हाई कमिश्नर हैं, तो SSP साहब ने जब लेटर पढ़ा तो पहले तो सरसरी पढ़ा, फिर अचानक आया सल्तनत ऑफ ओमान के हाई कमिश्नर, बाकायदा एम्बेसी के लेटर हेड पे वो लेटर था। तो SSP साहब को याद आया जो उन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी,
अच्छा, ये मुझे लगता है सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में क्या फ़र्क है। खैर, ये कहानी आपको ये जानकारी भी दे जाएगी। तो उन्होंने लेटर पढ़ा तो वो बड़े उनको लगा कि ये क्या है, ओमान के हाई कमिश्नर कैसे हो सकते हैं, ओमान का तो एम्बेसडर होता है, ये हाई कमिश्नर क्यों लिखा हुआ। अब ऐसा कैसे भाई। तो होता ही है कि अंग्रेज़ों ने हम पे भी हुकूमत की, और अंग्रेज़ों ने पता नहीं कितनी, कहते हैं कि अंग्रेज़ों के एक दौर में ऐसी हुकूमत थी कि अंग्रेज़ों के दौर में कभी सूरज डूबता ही नहीं था। तो इतने देशों पे उन्होंने कब्जा कर रखा था, इतने देशों का गुलाम बना रखा। धीरे धीरे सारे देश आज़ाद हो गए, उसमें हम लोग भी हैं। तो जो जो देश अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, जिन पर अंग्रेज़ों ने हुकूमत की, बाद में वो बेशक आज़ाद हो गए, उनको हम कॉमनवेल्थ कंट्री कहते हैं। कॉमनवेल्थ, आपको एक कॉमनवेल्थ गेम भी होगा, आपको पता है। तो कॉमनवेल्थ गेम में सिर्फ वही देश हिस्सा लेते हैं जो कभी हम अंग्रेज़ों के मातहत थे, जिन पर अंग्रेज़ों ने राज किया। इसलिए कॉमनवेल्थ गेम में वो देश नहीं है जो कभी गुलाम रहे हों अमेरिका, वो अंग्रेज़ों के। तो जो भी कॉमनवेल्थ कंट्री है, यानी जो अंग्रेज़ों के गुलाम रहे हैं और बाद में आज़ाद हुए, उन देशों के जो एम्बेसी के हेड होते हैं, उनको जो कहा जाता है वो है हाई कमिश्नर। और जो लोग अंग्रेज हुकूमत के तहत कभी नहीं रहे और उनके गुलाम नहीं रहे, उनको कहा जाता है एम्बेसडर। तो अब ओमान जो है वो कभी अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं रहा। ओमान वो देश है जो अंग्रेज़ जहाँ पर हुकूमत नहीं कर पाए। तो यानी कि ओमान का जो भी एम्बेसी का चीफ होगा वो एम्बेसडर होगा, हाई कमिश्नर नहीं हो सकता। जबकि गाजियाबाद के एसएसपी को जो लेटर मिला उसमें लिखा हुआ है कि ये हाई कमिश्नर है। तो पहली चीज़ गलत है। कोई देश इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा कि एम्बेसडर को हाई कमिश्नर लिखेगा। तो उन्होंने कहा ओमान का जो हेड है एम्बेसी का, वो हाई कमिश्नर तो हो ही नहीं सकता, वो तो एम्बेसडर लिखना चाहिए कि एम्बेसडर आ रहे हैं इस ट्रिप पर। तो पहला उनका माथा यहाँ ठनका। दूसरा, वो लेटर डायरेक्ट एम्बेसी से गाजियाबाद के एसएसपी के पास आया था। ये दूसरी चीज़ भी चौंकाने वाली थी, इसलिए कि जब भी किसी एम्बेसी के किसी एम्बेसडर या हाई कमिश्नर को दिल्ली की जुरिस्डिक्शन से या दिल्ली की सरहद से कहीं बाहर जाना होता है, किसी और स्टेट, किसी और शहर, तो पहले उन्हें फॉरेन मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म करना होता है। फॉरेन मिनिस्ट्री यानी विदेश मंत्रालय दिल्ली में, उस देश की सरकार को। तो एम्बेसी का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है फॉरेन मिनिस्ट्री से, क्योंकि उन्हीं के तहत सारे लोग काम करते हैं। तो एक एम्बेसडर या हाई कमिश्नर को एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए विदेश मंत्रालय यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री या फॉरेन मिनिस्ट्री के हैं, उनको इन्फॉर्म करना होगा। और तब विदेश मंत्रालय यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री उस शहर या उस स्टेट के हेड को लेटर लिखेगा कि ये एम्बेसडर साहब या हाई कमिश्नर साहब फलाने तारीख को इतने बजे आ रहे हैं, तो प्रोटोकॉल के तहत आप इनको सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड कीजिए। लेकिन ये लेटर विदेश मंत्रालय से नहीं आया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से नहीं आया, बल्कि सीधे एम्बेसी, ओमान की एम्बेसी से आ गया। तो एसएसपी साहब को ये भी अजीब लगा, क्योंकि ऐसे लेटर डायरेक्ट एम्बेसी कोई नहीं भेज सकता, दुनिया का कोई भी एम्बेसी हमारे दिल्ली में हो। तो ये दो चीज़ उन्हें खटकी, और तभी उन्होंने जूनियर साहब से अपने कहा कि जब भी हाई कमिश्नर साहब आए ज़रा उन्हें मेरे पास ले आइए। अब जब आए तो उनसे पूछताछ हुई, और पूछताछ हुई तो भांडा फूट गया। पता चला कि ये जो KS राणा साहब हैं, असल में एम्बेसडर है ही नहीं ना, हाई कमिश्नर है ना, ओमान से इनका कोई लेना देना है। लेकिन जिस BMW गाड़ी में आए थे उसमें बाकायदा एम्बेसी के वो झंडे, वो सारी चीज़ें लगी हुई थी, चमचमाती हुई गाड़ी थी, वो भी किसी और की थी। ये असल में कई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जिसमें उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी है, जिसमें राजस्थान की यूनिवर्सिटी है, और उम्र भी करीब 65-66 साल है, रिटायर भी हो गए ये वाइस चांसलर के पद से। लेकिन जब VC रहे यानी वाइस चांसलर, तब इन्हें थोड़ा सा पता चला पद कद, इसकी गरिमा, या थोड़ा सा VVIP आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। तो अब अच्छा खासा ये दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन इनके शौक नहीं गया VVIP ट्रीटमेंट का। तब 1 साल पहले इनके दिमाग में आया कि यार यहाँ कौन इतना जानता है, अच्छा वाइस चांसलर रहे हैं तो पढ़े लिखे तो होंगे ही, दिमाग भी है। बस उन्होंने एक खेल शुरू किया, उन्होंने ओमान जैसे देश को पकड़ा, जो वैसे ही इतना बड़ा देश भी नहीं है, ना इतना लोग जानते हैं, और उसके बाद उसके लेटर हेड और ये सारी चीज़ें की। इससे पहले वो मथुरा भी हुआ है हाई कमिश्नर बन के, और वहाँ की पूरी VVIP सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल सब लूट लिया। फिर फरीदाबाद गए, वहाँ भी इन्होंने सब किया, लेकिन वहाँ के पुलिस अफसरों को भनक तक नहीं लगी, शायद उनके दिमाग में था ही नहीं कि हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में क्या फ़र्क होता है। लेकिन गाजियाबाद के SSP साहब ने पकड़ लिया, और ऐसा पकड़ा
कि वो खुद पकड़ा गए और इस वक्त राणा साहब जेल में। सिर्फ 2 गलती, एक एम्बेसडर की जगह हाई कमिश्नर, और दूसरी डायरेक्ट लेटर भेज दिया जबकि भेजना था वाया फॉरेन मिनिस्ट्री। तो कहानी दिलचस्प थी, इसलिए मैंने कहा कि आपके साथ ये शेयर करूं। हालांकि वाइस चांसलर थे, इतने पढ़े लिखे, लेकिन फिर भी उनसे गलती हो गई। इसलिए कहते हैं कि जब कोई क्राइम करता है तो कोई ना कोई गलती कर ही बैठता है। अब ये तो हो गया हाई कमिश्नर साहब और एसएसपी साहब की कहानी। अब आते हैं आज की असली कहानी पर, जो मुझे आपको सुनानी है। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक कहानी चल रही होगी, आपने सुना होगा। रानिया राव एक कन्नड़ फिल्म एक्ट्रेस, दिखने में खूबसूरत, कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं और अभी सुर्खियों में है इसलिए कि इनकी पहचान इस वक्त एक स्मगलर के तौर पर है। लेकिन उनसे ज्यादा कहानी उनके पापा की चर्चित है इस वक्त, वो ज्यादा सुनी सुनाई जा रही है। उनके पापा डीजीपी रैंक के पुलिस अफसर हैं, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की रैंक के, और ये बड़ा पोस्ट होता है किसी भी स्टेट का, जो टॉप बॉस होता है। जैसे भी मैंने कहा गाजियाबाद के जो एसएसपी, तो वो उस गाजियाबाद शहर के कप्तान है। कप्तान का मतलब ये होता है लीडर। तो उसी तरीके से एक पूरे स्टेट, जैसे गाजियाबाद है तो पूरे स्टेट, यूपी की बात करें तो वहाँ डीजीपी होते हैं, जो भी प्रशांत कुमार जी, जिनकी मूछें हैं, बहुत फेमस है। तो सेम वैसे एक डीजीपी कर्नाटक के, और वो डीजीपी रामचंद्र राव जी की बेटी है रानिया राव। हालांकि सौतेली बेटी, क्योंकि जो शादी की तो ऑलरेडी पहले वो किसी और की, मतलब माँ तो वही थी लेकिन पिता कोई और थे। तो डीजीपी साहब की सौतेली बेटी रानिया राव। लेकिन परवरिश सब कुछ ठीक ठाक हुआ, इन्होंने पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर तकदीर ने साथ दिया, फिल्मों में काम किया और अच्छी खासी फिल्मों में काम किया। कन्नड़ फिल्मों की एक ठीक ठाक मतलब एक्ट्रेस। इनकी अगर कुछ फिल्म की काम बात करूँ तो एक माणिक की फिल्म है जिसमें जाने माने सुपरस्टार सुदीप हैं, उनके साथ फिल्म में काम किया। इसके अलावा एक वगाह फिल्म है, विक्रम प्रभु के साथ काम किया। फिर एक में लीड रोल इन्होंने किया था एक्टर गणेश के साथ। तो ये सारी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन फिर बाद में इन्होंने एक आर्किटेक्ट से शादी कर ली और ठीक ठाक जिंदगी अपनी बेंगलुरु में गुजार रही थी। फादर डीजीपी रैंक के अफसर थे। तो ये सारी चीजें अपनी जगह थी। तो हुआ यह कि कुछ वक्त पहले डीआरआई यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, राजस्व खुफिया निदेशालय, एयरपोर्ट पे जो भी लोग आते हैं, जो ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे पैसेंजर आपने देखा होगा, कुछ ग्रीन चैनल से गुजर जाते हैं, कुछ नॉर्मल गुजर जाते हैं, जिनके ऊपर शक होता है, कस्टम वाले और भी लोग देखते हैं। हर पैसेंजर के आने जाने के पूरे रिकॉर्ड भी होते हैं। तो ये महसूस किया गया कि बेंगलुरु एयरपोर्ट से रानिया राव बार बार दुबई आ रही हैं और जा रही हैं। मतलब उन्होंने 15 दिन में ही 4 चक्कर काट लिए। फिर जब पिछले रिकॉर्ड खंगाले गए उनके ट्रैवल के, तो पता चला 3 महीने में 27 बार दुबई हो कर आ गई। अब 3 महीने में 27 बार, कोई मतलब 1 महीने में 9 बार एवरेज। तो डाउट तो होगा कि इतना ज्यादा ट्रैवल क्यों। फिर ये हुआ कि भाई आप जब जाते हैं तो आपको रीजन बताना पड़ता है, आप इमिग्रेशन में कौन है, क्या है, क्यों है। तो पता चला वहाँ इनका कोई बिजनेस भी नहीं है, वहाँ इनके कोई रिलेटिव भी नहीं है, वहाँ कोई इनके दोस्त भी नहीं है, और भी कोई ऐसा काम धंधा है नहीं। तो जब कुछ नहीं है तो एक बंदा या बंदी बार बार दुबई जा रही आ रही है, चक्कर क्या है। तब डीआरआई की नजर रानिया राव पर पड़ी। रानिया राव ये बात से अनजान। इसके बाद अब तय हुआ, अच्छा रानिया राव जब जाती थी तो एयरपोर्ट पर इन्हें वही अपने हाई कमिश्नर साहब जैसा इनको प्रोटोकॉल के तहत वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। मतलब कोई तलाशी नहीं, सीधे आप गुजरिए, सीधे जाइए, सीधे निकल लीजिए, कोई रोकने वाला भी नहीं एयरपोर्ट पे। क्यों? क्योंकि भाई डीजीपी साहब की बेटी है और उनके साथ बाकायदा वो पुलिस की वैन में आती थी, गाड़ी में, साथ में वर्दीधारी एक कांस्टेबल होता था, और कांस्टेबल आता था तो अब एयरपोर्ट पे भी तो सारे वही फोर्सेस के लोग हैं, सीआईएसएफ हालांकि तैनात रहती है। लेकिन अब यह है कि भाई अपने स्टेट के डीजीपी रैंक के अफसर की बेटियां है, तो कौन तलाशी लेगा, कौन क्या करेगा। तो सीधे आती सीधे जाती, कोई चेकिंग कोई तलाशी नहीं, और 27 चक्कर काट चुकी। डीआरआई को शक हुआ। इसी के बाद डीआरआई ने इसी 3 मार्च को ये तय किया कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, और इस बार रानिया राव को रोकेंगे, और दुबई से आने पर, क्योंकि यहाँ से जाने में तो कोई ऐसा है नहीं, दुबई से वापसी में ही कुछ गड़बड़ होगा, तो रोकेंगे और तलाशी लेंगे। अब वो फ्लाइट से 3 मार्च को बेंगलुरु के एयरपोर्ट पर उतरती हैं। जब उतरती हैं और बाहर जाने लगती हैं तो डीआरआई के लोग अचानक आते हैं, कहते हैं मैडम थोड़ा चलिए, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। तब तक वो कांस्टेबल भी वहां पे आ चुका था। वो कहता है कि
तुम जानते हो ये कौन है? ये डीजीपी साहब की बेटी। डीआरआई वाले कहते हैं कोई बात नहीं, बस हमें थोड़ी सी कुछ पूछताछ करनी है। उसके बाद वो ले जाते हैं, उसके बाद तलाशी ली जाती है। जब तलाशी ली जाती है तो उनके कमर के बेल्ट और जैकेट से सोना छन छन कर बाहर निकलता है और उस सोने का कुल वेट था, वजन 14.8 केजी और इसकी कीमत थी 12 करोड़ रुपए। अब 12 करोड़ का सोना रानिया राव के कमर से, बेल्ट से, जैकेट से बाहर, रानिया राव हक्की बक्की, उधर कांस्टेबल भी अब निकल लिए, क्या करें। अब उसके बाद पुलिस उन्हें लेकर उनके घर पहुंची बेंगलुरु के। जब घर पहुंचती है तो घर से मिलता है उनको और करीब 2 करोड़, 2.25 करोड़ के जेवर सोने के, और इसके अलावा अराउंड 2.5 करोड़ रुपए कैश घर से। तो 12 करोड़ के गोल्ड तो एयरपोर्ट पे पकड़े और लगभग 5 करोड़ मान लीजिए घर से कैश और गोल्ड में, तो 17 करोड़ कुछ घंटों में डीआरआई ने बरामद कर लिया। अब सवाल यह था कि एक डीजीपी रैंक की बेटी ऐसा क्यों कर रही है। अब उससे पूछताछ शुरू हुई। तो पूछताछ शुरू हुई तो अब तक की जो कहानी सामने आई वो ये है कि रानिया राव पहले ट्रैवल किया करती थी, शौकिया, दुबई भी जाती थी, और अक्सर जब वो जाती है एयरपोर्ट पर तो उनके फादर की जो ऑफिशियल गाड़ी है पुलिस की, वो उन्हें एयरपोर्ट पे छोड़ती, सीधे अंदर, कोई तलाशी नहीं, कुछ नहीं, बल्कि उल्टे सैल्यूट पड़ता क्योंकि साथ में पुलिस वाले होते। और फिर वो जाती हैं और फिर रिसीव करने के लिए भी पुलिस वाले जाते और आते। इसी बीच में कुछ लोगों की नज़र पड़ी और उन्होंने देखा कि यार ये तो बड़ी वीवीआईपी तरीके से एकदम मूवमेंट है इसकी, एयरपोर्ट पे कोई तलाशी नहीं, आने जाने में कुछ नहीं। इसके बाद धीरे धीरे अब रानिया को जाल में फांसने की कवायद शुरू हो गई। फिर ये हुआ कि उसे लालच दिया गया और कहा गया कि देखो तुम्हारे फादर की वजह से तुम्हारी तलाशी तो होती नहीं है, पुलिस वाले खुद तुम्हारे साथ होते हैं, पुलिस की गाड़ी में तुम आती है एयरपोर्ट और जाती भी हो, तो दुबई से हमारे गोल्ड है, बस उसको तुम पहुंचा दो, हर खेप पे तुम्हें पैसे मिलेंगे। दुबई में और इंडिया में गोल्ड का रेट थोड़ा फर्क है, और एवरेज एक बार में रानिया राव वहां से गोल्ड करीब 15 केजी लेकर आती थी, 15 किलो के आसपास। तो अगर 15 केजी लाती थी उसका मतलब एक ट्रिप में उसे अराउंड 51-52 लाख पैसे मिलते थे। हर गोल्ड मतलब जितने केजी उसके हिसाब से उसका फिक्स था, तो लगभग एक ट्रिप पे 50 लाख रुपए आराम से, सीधा साधा अच्छा सौदा था। यहाँ से जाना भी फ्री, वहां से आना भी फ्री, और गोल्ड रोकने वाला को है नहीं एयरपोर्ट पे क्योंकि पिताजी डीजीपी है। तो धंधा चल पड़ा। 3 महीने में 27 बार रानिया होकर आ गई, लेकिन बस गड़बड़ी हुई कि बार बार आना जाना वो डीआरआई की निगाहों में आ गई। और अब ये हुआ कि जब इस कांस्टेबल को पकड़ा गया, क्योंकि हर बार अब डीआरआई और एयरपोर्ट के सारे स्टाफ ने बताया कि भाई वो जब भी आती थी तो ये होते थे, कहते थे डीजीपी साहब का हुक्म है, ये उनकी बेटी है कि इनको ठीक से प्रोटोकॉल के तहत भेजा जाए, तो इनकी तलाशी भी नहीं होगी। अब डीजीपी साहब का नाम आया। डीजीपी साहब जो है इस वक्त वहां कर्नाटक पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर जनरल है, पुलिस डीजीपी रैंक के ही है। तो अब यहां सवाल आया कि क्या डीजीपी साहब भी इस साजिश में इन्वॉल्व है और इस धंधे में, इस स्मगलिंग के पेशे में वो भी इन्वॉल्व है। जब बेटी को गिरफ्तार किया गया तो बाप से भी पूछताछ की। उन्होंने कहा हमें तो जब मीडिया में पहली बार खबर आई तब पता चला, बट सवाल यह है कि फिर वो बार बार एक खास पुलिस वाले को ही एयरपोर्ट अपनी बेटी के साथ क्यों भेजते थे और ये कहते थे कि ये डीजीपी की बेटी है। इस पुलिस वाले ने भी बयान दिया, जो बार बार एयरपोर्ट पे रहता था, कि मैं जब भी शुरू में आया हूँ, तो पहली जब भी शुरुआत के जितने दिन भी आया हूँ, तो मुझे रानिया राव ने नहीं कहा था कि वहाँ एयरपोर्ट चलना है और अंदर ये करना। मुझे डीजीपी साहब ने बुलाकर फ़ोन किया और फिर बुलाया और कहा मेरी बेटी एयरपोर्ट जा रही है, कोई तकलीफ ना हो, और सीधे इसको एकदम प्रोटोकॉल के तहत वीवीआईपी ट्रीटमेंट, नो सिक्योरिटी चेक, नथिंग, और तुमको ले जाना, और फिर वापस जब आएगी तो तुमको लेकर आना है। तो अब डीजीपी का ये कहना है अपने ही एक पुलिस वाले को, तो ये शक तो होता है कि कहीं डीजीपी मिले हुए तो नहीं। इसीलिए फिलहाल इन डीजीपी साहब को छुट्टी पे भेज दिया गया, क्योंकि अभी मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन अब जब बेटी का पोल खुला तो फिर बाप की भी पुरानी फाइलें खुलनी शुरू हो गई। तो ये पता चला कि एक बार जब ये आईजी हुआ करते थे, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और शायद मैसूर की तरफ कहीं रेंज में पोस्टेड थे, तो हवाला का एक मामला आया, और उस हवाला के मामले में इन्होंने एक बस में खबर मिली कि हवाला के पैसे और कुछ चीज़ें जा रही हैं, तो इन्होंने अपनी टीम के साथ दबिश डाली और करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद हुए। लेकिन जब कोर्ट में जमा किया गया कि कितने की इस दबिश में, छापे में पकड़ा गया, तो दिखाया सिर्फ 20 लाख 2 करोड़ गायब। अब
जिसके पैसे थे, जिसके जेवर थे, जो सारे जमा किया गया था, वो पहुंच गया कोर्ट। बोला माई बाप ठीक है, जो भी है हमारा, आप हर्जाना देने को तैयार हो। लेकिन पकड़ा तो 2 करोड़ 20 लाख का, यहाँ दिखा रहे हैं 20 लाख 2 करोड़ कहाँ गए। तो उस 2 करोड़ का इल्जाम इन्हीं डीजीपी साहब जब आईजी थे तब लगा, मामला बड़ा उछला। फिर उस वक्त कहते हैं जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने साफ साफ आदेश दिया था कि इनको सस्पेंड कर दो और इंक्वायरी बैठाओ। लेकिन इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, सस्पेंड हुए नहीं, कुछ हुआ नहीं, बल्कि उनका तबादला जरूर हो गया सिर्फ, और कुछ नहीं हुआ। तो ये दाग उनके ऊपर पहले रहा है। और अब सीधे सीधे बेटी 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दी गई है और पुलिस ये जांच कर रही है कि इनके पीछे पीछे कौन कौन से और रैकेट है, कौन कौन से लोग हैं। लेकिन इसमें ऑर्गेनाइज्ड गैंग की अभी तक बात कम आ रही है। ये आ रही है कि चूंकि रानिया राव को एयरपोर्ट पर इस तरीके का वीआईपी ट्रीटमेंट लेते हुए देखा गया कि तलाशी नहीं होती, तो कुछ लोगों की नज़र पड़ी, उन्होंने कहा चलो अपना धंधा चमकाते हैं इसी के जरिए। तो उसको एक सवारी के तौर पर इस्तेमाल किया। हर ट्रिप में उससे कहा इतना हम तुम्हें गोल्ड देंगे, तुमको पहुंचा देना है। और चूंकि कोई तलाशी होनी नहीं थी तो वो गोल्ड लाती रही। अब गोल्ड एक तय सीमा से ज़्यादा भारत के अंदर लाना, उस पर आपको ड्यूटी लगती है, टैक्स लगता है, और ये चुराना जुर्म है, इसके लिए सज़ा भी है। और फिर अब तो ये भी है कि इसमें ईडी भी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी घुस गई है, क्योंकि फॉरेन का मामला है, गोल्ड का मामला है, पैसे से जुड़ा हुआ मामला है। तो अब ये मामला अभी थोड़ा लंबा जाएगा, पूछताछ चल रही है। लेकिन एक एक्ट्रेस कन्नड़ फिल्म की, और उसका ये सच, और उससे भी बड़ा ये कि फादर के पद का, फादर के रौब का एक क्राइम में इस्तेमाल। हालांकि ये नई बात नहीं है, हमारे देश में वो, जैसे हम दिल्ली में एक मुहावरा है, यहाँ हर दूसरा आदमी वीवीआईपी है। आप किसी से कुछ लड़ाई झगड़ा हो ना, तो आप पूछो तो कहता है अबे तू मुझे जानता है कि नहीं जानता, बस इतना ही। या फिर ये कि अबे तू मेरे बाप को जानता है। ये यहाँ का नॉर्मल है। जो दिल्ली के लोग हैं वो बेहतर समझ सकते हैं, और भी इसके आगे बातें होती हैं, वो मैं कह नहीं सकता हूँ। तो ये है, आज से नहीं है। तो शायद यही वजह है कि ये सारी चीज़ें हुई। तो खैर आज की कहानी में इतना ही। अब